स्पीच पढ़ने के बजाय अपने आप पॉइंट्स कहें। प्लीज आप सभी सदस्यों से, डू नॉट रीड, यू आर नॉट सपोज टू रीड योर रिटन स्टेटमेंट्स। प्लीज, माननीय श्री राघव चड्ढा। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं, कृपया चेयर पे बैठ कर ना बोले सर। अक्सर प्लीज। अगर समय देंगे तो हम बगैर पेपर देख के बोलेंगे, मगर समय नहीं होगा तो पेपर पढ़ना पड़ेगा सर। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, समय आवंटित होता है पार्टी दलों के द्वारा बीएससी मीटिंग में, ये चेयर नहीं करता, आप जरूर जानती होंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी, प्लीज। सर, अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर, जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज जीरो था, तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया, और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर, मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, which is 4.4% of the GDP, which is a good step. It will have a multiplier effect and it will prioritize asset creation. लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके। सो थर्ड थिंग व्हिच वी फाउंड इन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज दैट देयर वाज अ रिलेटिव रिस्ट्रेंट इन मेकिंग बजटरी अनाउंसमेंट्स फॉर इलेक्शन बाउंड स्टेट्स। अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के बाजार से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। सर, नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट। फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस। सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी।
इस बजट में सरकार ने उस फॉर्मूले को बदलकर कहा कि टोटल सरकार का डेट जीडीपी का 50% होगा और उस सीमा में हम डेट लेंगे, यानी कि दे वांट टू प्ले ऑन द डिनोमिनेटर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक साल बजट अगर हमारा जीडीपी 12% से ग्रो करता है तो उस साल सरकार खूब सारा डेट लेके सरकार पे कर्जा लाद सकती है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 4.5, 6.5, 5% तक भी पहुंच सकता है। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज सरकार कहती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 56% है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं जिसे सरकार डेट में दिखाती ही नहीं है, जैसे कि एफसीआई बॉन्ड्स, ओएमसी बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर, एनएचएआई, एनएफएसएस, यानी कि तमाम तरीके के ऐसे कर्जे हैं सरकार के ऊपर जो सरकार अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती है। सर, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश का कर्जा और कैसे ना बढ़े इस पर काम करें, ना कि और कर्जा लेने के लिए हम जीडीपी और डेट टू जीडीपी के फॉर्मूले के रेशियोज बदलकर और पैसा कर्जे पे ब्याज पर लेने का प्रयास करें। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री, द पर्सनल इनकम टैक्स collection was more than the corporate income tax collection, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, फोर्थ प्रॉब्लम इन दिस बजट दैट आई फाउंड वाज द बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ, व्हिच इज लो एंड व्हिच सर्टेनली नीड्स अ रीलुक। सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, which is called the backbone of India's healthcare, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज, एंड इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई वांट टू आस्क द हाउस टुडे, आर वी प्रिपेयर्ड, गॉड फॉरबिड, इफ देयर वर टू बी अनदर पैंडेमिक और अनदर big sort of raging pandemic in this country, and the answer to that is no। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर
पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर, मेरे 4 सुझाव जो आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को देना चाहूंगा। पहला सुझाव है, पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टियर 2 सिटीज से, जिस लेजर में, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स। 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर, मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर, इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन,
बट एज अ ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में दो बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स पे नहीं खर्च करता, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है, और कंडीशनल लोन की किस एसेट पे कितना खर्च होगा, एक कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर टू ग्रांट विद ट्रस्ट, ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सर, सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए एज नॉट एज लोन, नॉट ऑन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल एंड विद नो कंडीशनैलिटी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, एक ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा, और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोअर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है, और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। वीडीएस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इन्हें एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, एएमएल कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट 73% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, आरडब्ल्यूए यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal. मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत। राघव चड्डा दी 10 मिनट। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्वगुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death,
द गवर्नमेंट इज देयर एट एवरी स्टेप नॉट टू हेल्प यू बट टू टैक्स यू। और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है। अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है। तो तमाम तरीके के सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। इस बीच जब आप 18 साल के होते हैं और पहली बाइक या पहला स्कूटर खरीदते हैं, उस बाइक और स्कूटर पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में जब उसकी पहली नौकरी लगती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पे सरकार जीएसटी लेती है। और अगर आप ये पैसा निवेश करें, इस निवेश करने पर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर, मैडम मेरा समय जा रहा है।
कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खरीद पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी ब्रोकरेज पर जीएसटी और फाइनेंशियल एडवाइजरी पर जीएसटी, और जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। इसी सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम से कम जीएसटी हटा दिया जाए। इसके बाद इंसान अपने जीवन की छठी अवस्था में आता है, यानी कि मिडिल एज। इसमें उसकी आमदनी भी पीक पर होती है और उसका टैक्सेशन भी पीक पर होता है। अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है, और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है। जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। फिर वो अपना घर भी खरीदता है, जमीन खरीदता है। जब जमीन खरीदता है तो स्टैंप ड्यूटी फीस सरकार को देता है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदता है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, चाहे वो सीमेंट हो, मार्बल हो, स्टील हो, उस पर जीएसटी देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेता है किसी बिल्डर से, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, तो उस कंस्ट्रक्शन सेवाओं पर भी जीएसटी सरकार आपसे वसूलती है। और जब घर बन जाए तो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़े और आप ये घर बेच दें तो कैपिटल गेन्स पर भी सरकार आपसे उस मुनाफे पे टैक्स वसूलती है। और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है। शामियाना, खाना, केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है। ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है। कपड़ा, शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा, सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है। यहां तक कि वेडिंग इन्विटेशन से लेकर, ब्राइडल मेकअप से लेकर, हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। सातवीं अवस्था सरकार जीवन की वो है रिटायरमेंट। इस फेज में इंसान चाहता है आरामदायक जीवन जिया जाए, जो जीवन में कमाया उस कमाई के सहारे उसकी इंटरेस्ट पर, पेंशन पर जिया जाए। लेकिन इस अवस्था में भी सरकार पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर, दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो जीएसटी लेती है। और इस दौर में वो अपनी वसीयत लिखता है, फैमिली विल। उस फैमिली विल पर जो लीगल फीस देता है, उस लीगल फीस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और आठवीं जीवन की अवस्था, यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती। यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल, इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचुरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचुरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है। यह है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम, सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या है। मैं जानता हूं कि टैक्स सरकार के लिए जरूरी है, इस सरकार के लिए नहीं, जितनी सरकारें इस देश में रही सबने टैक्स लगाकर जनता से पैसा लिया। टैक्सेस वास्तव में जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टैक्सेस हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं या हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं? क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है या हमारी जिंदगी बदतर हो रही है? इतने टैक्स लगाने की वजह से आज हमारी आमदनी घट रही है, इस वजह से खपत गिर रही है, कंजम्पशन गिर रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है और प्रोडक्शन गिर रही है। इस वजह से पूरा इकोनॉमिक साइकिल, जो हमारा इकोनॉमी का चक्का है, वो धीमा हो गया है। मैडम, इस देश में, बस समाप्त कर रहा हूं, इस देश में मैं, मेरी पार्टी के टाइम से आप ले लीजिएगा, मेरी पार्टी के टाइम से ले लीजिएगा। मैडम, इस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री राशन के सहारे जी रही है। आपको जान के अचंभा होगा, इस 80 करोड़ जनता से भी ये सारा जीएसटी लिया जाता है, दिन प्रतिदिन लिया जाता है, जो आज मैंने पढ़ के सुनाया। सिर्फ अमीर नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि इतना टैक्स लगा कर सरकारें जनता का खून चूसती हैं, उस वजह से आज एफएमसीजी की सेल्स घट रही हैं, एफएमसीजी के स्टॉक गिर रहे हैं, कंजम्पशन डाउन हो रही है, नई गाड़ियों की सेल श्रिंक कर रही है।
तमाम तरीके की जितनी भी न्यू परचेजेस होती हैं उसमें मंदी देखी जा रही है। सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए, कम करेंगे तो जनता की जेब में पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का चलेगा। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।